उधर राजस्थान में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्य की सरकार को कमजोर करने और उसे गिराने की साजिश रच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह का माहौल राजस्थान में बनाया गया है उससे राजस्थान अभी तक बचा हुआ था। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह बकरा मंडी में बकरे बिकते हैं उस तरह से खरीद कर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी ने विधायकों को खरीदकर 2 सीटें जीती। हमने राज्यसभा चुनाव में इनको सबक सिखाया। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं, फासिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बनने दी कांग्रेस की। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने देर रात धरपकड़ की। इसी सिलसिले में एसओजी ने उदयपुर से अशोक सिंह को किया है गिरफ्तार। एसओजी ने अशोक सिंह को एमएलए को पैसे देने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि अजमेर के ब्यावर से भरत मालिनी को उसके घर से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि भरत मलानी बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। तो ये एमएलए की खरीद फरोख्त का मामला है और इसमें धरपकड़ हुई है। एसओजी ने बीजेपी नेता को हिरासत में लिया है। एमएलए की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी के अशोक सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद अशोक सिंह के बेटे ने आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि संगठन से जुड़ने के बावजूद कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। कभी भी नहीं और 100% फॉल्ट है ये एलिगेशन हमारे ऊपर। हमारी किसी प्रकार की कोई लिप्तता नहीं है। क्या सर्वेलेंस है, क्या नंबर है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, तो उस पर तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। बट पूर्ण रूप से गलत है। हमारी इस तरह की कोई लिप्तता नहीं है। क्या कारण है उसके बारे में मैं अभी तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर अब उत्तर प्रदेश के कई बड़े गैंगस्टर आ चुके हैं। ईडी की टीम जल्द ही ऑपरेशन नया विकास शुरू करने वाली है। इस ऑपरेशन के तहत विकास दुबे जैसे कई दूसरे गैंगस्टर और उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उससे संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़ समेत पश्चिमी यूपी के कई गैंगस्टर्स की रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। ईडी यूपी के कई गैंगस्टर से जुड़े मामलों की रिपोर्ट खंगालने में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में अब विकास दुबे जैसे जो गैंगस्टर्स हैं उनकी खैर नहीं, क्योंकि ईडी के निशाने पर आ चुके हैं और ईडी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से उनकी रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें, दरअसल पश्चिमी यूपी में जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट ईडी की तरफ से तलब की गई है। जो सूत्र खबर बता रहे हैं उसके मुताबिक लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़ समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर कई गैंगस्टर्स की रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ईडी की तरफ से किस तरह की जानकारियां और किन किन गैंगस्टर्स के बारे में रिपोर्ट तलब की गई है, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है शंकर आनंद? देखिए गायत्री, जिस तरह से बकायदा अगर अब कई गैंगस्टर की बात करें, सिर्फ यहाँ पर विकास दुबे की बात नहीं है, बल्कि कई ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो जिसके पीछे कई सफ़ेद पोस्ट लोग छुपे हुए हैं और जो बकायदा अवैध उगाही करना और गलत तरीके से पैसे अर्जित करके आज करोड़ रुपया देश में और विदेश में बकायदा निवेश किए हैं। तो उन तमाम गैंगस्टर के खिलाफ अब एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है ईडी और इसके लिए तमाम वो शुरुआती तौर पर जो थानों में जो दर्ज होते हैं मामले उसको इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम वो चार्जशीट इकट्ठा किया जा रहा है और उसी मामले
को आधार बनाते हुए, उन तमाम मामलों का आधार बनाते हुए ईडी उस केस को टेक ओवर करेगी। उसके बाद पीएमएल एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट का जो मामला है बाकायदा उसके तहत कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर इस मामले पर दर्जनों ऐसे गैंगस्टर हैं जिसके खिलाफ ईडी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली है, लेकिन इसके लिए शुरुआती तौर पर वो तमाम एफआईआर जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले लखनऊ में, कानपुर में, आजमगढ़ से, इन तमाम जगहों से कई ऐसे एफआईआर उन्होंने लिया है और उसको अध्ययन करवाया जा रहा है। अगर विकास दुबे की बात करें, देखिए विकास दुबे की तब अब नहीं है, लेकिन विकास दुबे से जुड़े हुए जो पुराने एफआईआर हैं उस एफआईआर में कई ऐसे बड़े सफेद पोस्ट लोगों का नाम भी है और उसके परिवार से जुड़े हुए लोग, उसके आसपास में रहने वाले कई से लोग हैं, तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि विकास दुबे के नाम से कोई एफआईआर तो रजिस्टर्ड अब नहीं होगा ईडी में, लेकिन कई जो लोग जो पुराने एफआईआर में नेम्ड हैं बाकायदा उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इस मामले में जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उस तमाम मामलों को दर्ज करेगी, उन पुराने एफआईआर को टेक ओवर करेगी। उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। एक तरह से कहा जा सकता है स्पष्ट तौर पे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दूसरे भी राज्य हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं। इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी एक बड़े ऑपरेशन को तैयार किया है और इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन विकास कोड। ये एक कोड वर्ड है जो इंटरनल तौर पर इसका चर्चा किया जा रहा है। इसके तहत उन तमाम गैंगस्टर को इसके तहत बाकायदा कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में कहा जा सकता है कि बड़े गैंगस्टर, उसके साथ साथ अगर विकास दुबे की बात करें तो उसके पीछे कई ऐसे बड़े सफ़ेद पोस्ट लोग का हाथ है जो उसको बड़ा बनाने में काम किया और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो विकास दुबे या और दूसरे जो गैंगस्टर हैं उसके नाम से पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे वो विदेश में हो या देश के अंदर में हो। अलग अलग जगहों पर वो ब्लैक मनी और बेनामी संपत्तियों के नाम पर वो निवेश करवाया जाता था। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो गैंगस्टर का सहारा लेकर अपना पैसे निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन तमाम मामलों की पड़ताल अब ईडी करने वाली है। और कहा जा सकता है बिल्कुल शंकर आनंद, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि सिर्फ विकास दुबे ही नहीं और भी कई सारे लोग उसी तरीके से अपने साम्राज्य को चला रहे थे, अपराध की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे थे और उनको सहयोग भी मिल रहा था। कितनी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है? और ईडी का ये शिकंजा उन लोगों तक कितनी जल्दी तक पहुंचेगा? क्योंकि जाहिर है अगर उन लोगों तक ये बात पहुंची होगी तो बचने के रास्ते उनकी तरफ से भी तलाशे जा रहे होंगे। निश्चित तौर पे देखिए इस मामले में अगर ईडी की बात करें तो ईडी सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जो बहुत बड़ा मामला होता है उसको सौंपा जाता है, उस केस को टेक ओवर करती है, खासतौर फिनेंशियल क्राइम जैसे मामले को। लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा गया है कि भारत सरकार के निर्देश पर और उन तमाम मामलों को भी देख रही है ईडी, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या गैंगस्टर का मामला हो या नक्सलियों से जुड़ा मामला हो। तो अब गैंगस्टर से जुड़े हुए इन तमाम मामलों पर जिस तरह से एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी ईडी कर रही है, कहा जा सकता है कि इस मामले में कई बड़े टीम जो है बाकायदा वो लगी हुई है जो इन तमाम मामलों की पड़ताल कर रही है। और इस मामले में उन बड़े लोगों जो हैं, खास तौर पर एक इशारे में मैं बताना चाहता हूं, उन सफ़ेद पोस्ट लोग जो गैंगस्टर को बड़ा करने में लगते हैं, जैसे विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को तैयार करते थे और उसके नाम पर अपनी उगाही करवाते थे, पैसे की वसूली करवाते थे या अपनी बेनामी संपत्तियों को इसके नाम से खरीदवाते थे। तो उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले में एक सप्ताह के अंदर कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे और कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और निश्चित तौर पे अगर जिस तरह से ये प्रॉपर्टी अवैध तौर पे प्रॉपर्टी खरीद में निवेश, ज्वेलरी में निवेश या बड़े बड़े गाड़ियों में निवेश, अगर विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे के बारे में शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि पिछले 2 साल के अंदर में तकरीबन 12 बार से ज़्यादा विदेश की यात्रा किया है। तो कहाँ से विदेश यात्रा कर रहा था वो, कहाँ से उसको फंड मिल रहा था, इसके साथ साथ वो कहाँ से लखनऊ में और विदेश में भी उस संपत्ति जो खरीद रहा था, तो वो कौन से लोग थे जो उसको मदद कर रहे थे, वो कौन कौन से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं जो विकास दुबे के साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ जो इतना स्पष्ट है कि विकास दुबे का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होगा, लेकिन विकास दुबे से जुड़े हुए जो दूसरे गैंगस्टर हैं, जो उसके सहयोगी रहे हैं या जो संपत्ति उस वक्त में अर्जित की गई, उन संपत्तियों को अटैच कर सकती है ईडी। और इस मामले में ईडी जो है, ईडी का जो एक ऑपरेशन है उसका एक खाका पूरा तैयार हो चुका है, बस कुछ दिनों के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इस मामले में बिल्कुल, तो पश्चिमी यूपी के जो कई जिले हैं वो अब ईडी के निशाने पर है। वहां जो गैंगस्टर छिपे हुए हैं उनकी संपत्ति, जो कुछ संपत्ति उसको खंगालने का काम अब ईडी की तरफ से शुरू हो चुका है।
तो आइए बढ़ते हैं आगे और कानपुर में जिस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे का सफाया करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन भी शुरू हो चुका है और यूपी सरकार ने हर शहर हर जिले के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रेटर नोएडा की नामी बदमाश सुंदर भाटी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो कासगंज में एक 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में पुलिस ने 2 शातिर और वांटेड बदमाशों को पकड़कर लूट की गुत्थी को सुलझाया है तो अमेठी में पुलिस ने 40,000 के इनामी 2 शातिर बदमाशों को कानून के शिकंजे में जकड़ लिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ चलाए ऑपरेशन में सुंदर भाटी गिरोह के सतवीर बंसल की 4 गाड़ियों को कब्जे में लेकर कुर्की। बताया जा रहा है कि कुर्की की ये जो कार्रवाई है उसके तहत गाड़ियों की कुल कीमत 64 लाख रुपए है। इनमें से एक इनोवा गाड़ी 23 लाख रुपए, एक अशोका लेलैंड ट्रक 17 और 2 आइशर ट्रक 24 लाख रुपए है। सुंदर भाटी गिरोह के सदस्य सतवीर बंसल की आज 4 गाड़ियों को कुर्क किया गया जिसकी कुल कीमत 64 लाख रुपए है। इसमें एक इनोवा गाड़ी 23 लाख रुपए की, 2 आइशर ट्रक हैं 24 लाख रुपए के और एक अशोका लीलैंड ट्रक है 17 लाख का। कुर्की की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत कासगंज में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में पुलिस ने आज 20,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस को खबर लगी थी कि इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश धर्मेंद्र आने वाला है। पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की तलाशी के दौरान धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कासगंज और एटा में करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। एक अभियुक्त जिसका नाम धर्मेंद्र पुत्र दुले सिंह है, निवासी बलारपुर थाना सिरपुरा का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व से ही 14 अपराध पंजीकृत हैं। साथ ही साथ उक्त अपराधी थाना जैतरा में की लूट से वांछित है और 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसको ऐसे सिरपुरा द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर में पुलिस ने 2 शातिर और वांटेड बदमाशों को पकड़कर लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने बदमाशों को दुल्हापुर थाना इलाके से पकड़ा है और उनके पास से लूट की एक बाइक और 2 तमंचे भी बरामद किए। बताया यही जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश की तलाश लूट के मामले में ही की जा रही थी। लूट हुई थी आपके जून महीने में। उस लूट में साइकिल और मोबाइल दोनों बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 लोग पकड़े गए, एक वांछित रखे गए हैं। और ये टीम ने, हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और यशो दुल्हापुर की पूरी टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी मेहनत की और मेहनत के पश्चात ये सफलता प्राप्त की। उधर अमेठी में पुलिस को 40,000 के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। दोनों शातिर बदमाश संग्रामपुर और अमेठी कोतवाली के बताए जा रहे हैं। संग्रामपुर पुलिस सत्यम पांडे नाम के नामी बदमाश को पकड़ने में सफल रही, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, जबकि अमेठी कोतवाली पुलिस धीरज नाम के बदमाश को धर दबोचने में कामयाब रही, जिस पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। ये एक अभियान वांछितों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इनमें 2 पुरस्कार घोषित अपराधी सर्किल क्षेत्र में पकड़े गए हैं। एक जो अमेठी थाना क्षेत्र का पुरस्कार घोषित अपराधी था, 2017 में एक लूट का मुकदमा था, उसमें वो वांछित था 3 साल से। उसके ऊपर 15,000 का इनाम था, वो अरेस्ट हुआ है। और संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक अपराधी था सत्यम पांडे, वो वांछित था चोरी के मुकदमों में, जो 25,000 का इनामिया था, वो भी कल अरेस्ट हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे से जुड़ी। विकास दुबे के एनकाउंटर और 2 जुलाई की मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की शहादत के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में विकास दुबे से जुड़े एनकाउंटर की सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की अपील की गई है। याचिका दाखिल करने वाले वकील ने आरोप लगाया है कि ये सारी मुठभेड़ पुलिस और नेताओं के गठजोड़ का नतीजा है। इससे पहले एक और वकील ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच की मांग उठाई थी। इन दोनों याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई।
एहतेशाम खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एहतेशाम, एक याचिका पहले भी दाखिल की गई थी, अब ये जो दूसरी याचिका दाखिल की गई है, क्या कहा गया है उसमें? देखिए, इन याचिकाओं में कुल मिलाकर एक ही बात ये कही जा रही है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये इसमें हास्यास्पद है कि इसको एनकाउंटर कहा जा रहा है। इसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसीलिए इसकी पूरी जांच होने की ज़रूरत है। और वैसे तो हर एनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट से जांच होती है, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है और इसमें कई लोग छुपे बैठे हैं, तो इनको बेनकाब करने के लिए ज़रूरी है कि सीबीआई या एनआईए की जांच हो, और इसलिए ये मांग लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल हुई है। इसके अलावा 2 और याचिकाएं भी दाखिल होने वाली हैं, तो कुल मिलाकर 4 याचिका हो जाएगी और इन सब की उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। और इन सब में यही मांग की गई है कि एक निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो उंगलियां उठ रही हैं वो यूपी पुलिस पर उठ रही हैं। जी एहतेशाम। उधर कानपुर के चाबेपुर में विकास दुबे का गांव बिकरू में आरएएफ को तैनात किया गया है। आरएएफ ने पूरे गांव की घेराबंदी की है। बताया जा रहा है कि गांव में विकास के साथियों के छिपे होने की आशंका है। जो गांव वाले हैं ये हमारा परिवार है और कानून के प्रति इनके मन में विश्वास होना चाहिए। हम अपने यूनिफॉर्म धारण करने के पहले हम भी इसी समाज से, इसी गांव से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में एक खौफ, एक डर रहता है। उन सब चीज़ों को निकाल करके हम लोग इस बिकरू गांव को एक नए रूप में, नए तरीके से ले चल रहे हैं, ताकि यहाँ का कोई बच्चा किसी अपराध की तरफ न जा करके, बल्कि कानून व्यवस्था को मानते हुए सुचारू रूप से अपने माँ बाप का जो अपना कर्तव्य, उनके दैविक कर्तव्य हैं, उनको निभाए और अच्छे पद पे चले। तो विकास दुबे का ये गांव है बिकरू, जहां पर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। दरअसल आरएएफ को इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद अभी भी उसके कुछ साथी हैं जो वहां पर छिपे हो सकते हैं, लिहाजा पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई है। आरएएफ की तरफ से पूरे गांव को घेर लिया गया है और लगातार गांव में विकास के साथियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, विकास दुबे एनकाउंटर से पहले भी लगातार पुलिस की तरफ से विकास दुबे के तमाम साथियों पर शिकंजा कसा जा रहा था। 5 उसके साथी ढेर कर दिए गए थे, जबकि 6 की गिरफ्तारी हुई थी। इस सब के बीच पुलिस को आशंका यह है कि अभी कई और उसके साथी हैं जो गांव में ही छिपे हो सकते, लिहाजा आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। और इस बीच आपको बता दें कि ईडी ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। ईडी लखनऊ जोनल ऑफिस ने आईजी रेंज कानपुर से विकास दुबे की संपत्तियों की डिटेल मांगी है। तो ईडी की तरफ से यह रिपोर्ट मांगी गई है, डिटेल मांगी गई है लखनऊ जोनल ऑफिस की तरफ से आईजी रेंज कानपुर से कि विकास दुबे की कौन कौन सी संपत्तियां हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। विकास दुबे के डांस का एक वीडियो भी सामने आया है और बताया यह गया है कि यह वीडियो 29 जून को ही अमर दुबे की शादी का वीडियो है, जिसमें विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ डांस करता दिखाई दिया। इस दौरान अमर दुबे भी विकास दुबे के साथ डांस कर रहा था। पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले बुधवार सुबह उसके गैंग में शामिल अमर दुबे के एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया था। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 29 जून का ये वीडियो, अमर दुबे की शादी का वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें, अमर दुबे की एक लड़की के साथ जबरन शादी कराई गई थी। लड़की और उसके घर वाले नहीं चाहते थे अमर दुबे के साथ शादी कराना, लेकिन उसके बावजूद भी हथियारों के बल पर विकास दुबे की तरफ से दबाव बनाया गया था, शादी कराई गई थी। और उसी शादी का ये वीडियो जिसमें अमर दुबे के साथ नाचता हुआ दिखाई दे रहा विकास दुबे, रहने का इंतजाम करने का आरोप है। तो पहले से ही लगातार पुलिस ये तलाश रही थी कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश में विकास दुबे की मदद की थी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि विकास दुबे की मदद करने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ग्वालियर से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने मध्य प्रदेश पहुंचने पर, विकास दुबे के उज्जैन पहुंचने पर उसकी मदद की थी। तो पुलिस ने इन दोनों लोगों को धर दबोचा है, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। आपको याद होगा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये फुटेज भी हाथ लगी है जब मध्य प्रदेश पहुंचा था बचते बचाते विकास दुबे, और जिन 2 लोगों ने उसकी मदद की थी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत के बाद पुलिस ने अब 2 और 3 जुलाई की रात को पुलिस टीम पर हुए हमले में छीने गए हथियारों की तलाश को भी तेज कर दिया है। इसके लिए पुलिस वाले विकास दुबे के गांव में माइक की मदद से मुनादी कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से हथियार लौटाने की अपील की है और तलाशी में हथियार मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सूचित किया जाता है अरे भाई सामने से खड़े हो जाओगे। 2-3 जुलाई 2020 की घटना जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्र विकास यादव अपने एनकाउंटर से एक दिन पहले गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर गया था। आज वहां कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मंदिर के बाहर पहुंचे और उन्होंने शंख द्वार पर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। विकास दुबे को गुरुवार को महाकाल मंदिर के बाहर ही पकड़ा गया था। तो मंदिर का शुद्धिकरण किए जाने की ये तस्वीरें कांग्रेस के नेता ने शुद्धिकरण किया। दरअसल महाकाल मंदिर ही पहुंचा था विकास दुबे, जहां से उसको पकड़ा गया था। लेकिन आज जब कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने शंख द्वार पर पहले गंगा जल छिड़कवाया और उसके बाद शुद्धिकरण किया। हम तो बाबा महाकाल की शरण में आए हैं। शुद्धिकरण तो शब्द है, हम तो प्रार्थना करते आए थे कि ये बाबा महाकाल हमारे प्रदेश को सुखी और मंगलमय रखना। ये अभी जब विकास दुबे यहाँ पकड़ा था, जिस दिन 4 उत्तर प्रदेश के गुंडे इंदौर में भी पकड़ाते हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा जब पहुंचे थे महाकाल मंदिर तो इस दौरान उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण किया, गंगा जल छिड़का, फिर मंदिर का शुद्धिकरण किया और दलील ये दी क्योंकि विकास दुबे यहां पर पहुंचा था। 2 तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक तस्वीर में आप देख रहे हैं मंदिर के शुद्धिकरण की तस्वीर। जब कांग्रेस के नेता आज पहुंचे मंदिर तो उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण किया क्योंकि विकास दुबे यहां पर पहुंचा था। गुरुवार की तस्वीर आप देख रहे हैं जब विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा था और यहीं से हुई थी उसकी गिरफ्तारी। और आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुनस्यारी में पानी की तेज धार में फंसकर एक गाड़ी बरसाती नाले में पलट गई। बताया गया कि गाड़ी देहरादून की तरफ से आ रही थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बरसाती नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखाई दिया कि मानो यहां कोई झरना तेज रफ्तार से पहाड़ों से गिर रहा हो। सड़कों पर भी पानी काफी तेज रफ्तार में बहता दिखाई दिया। पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि किसी के लिए भी सड़क को सुरक्षित तरीके से पार करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब गाड़ी सवार ने पानी के बहाव के बीच से गाड़ी को निकालने की कोशिश की तो गाड़ी पलटकर नीचे जा गिरी। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां आसपास लोग मौजूद थे, जिन्होंने गाड़ी में सवार दोनों लोगों को बचा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानी के तेज बहाव की। ये तस्वीरें किस तरीके से गाड़ी फंस गई थी और इस पानी को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी तेज़ थी और इस बीच ये गाड़ी फंस गई थी। हालांकि इस गाड़ी में जो लोग फंसे थे उन दोनों को किसी तरीके से बचा लिया गया। गनीमत ये थी कि यहाँ पर लोग मौजूद थे मदद के लिए और उन लोगों ने फिर मौजूद दोनों लोगों को बचा लिया। उत्तराखंड के मुनस्यारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये तेज बहाव था। हालांकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस हादसे को कुछ लोगों की मदद की वजह से टाल दिया गया। तो सड़कों पर भी चारों तरफ पानी ही भरा दिखाई दिया। पानी का ये बहाव बहुत ज्यादा तेज था और किसी के लिए भी यहां से क्रॉस करना मुमकिन नहीं था। और अब ये तस्वीरें आप अरुणाचल प्रदेश की देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग इलाके की तस्वीरें। बाढ़ के पानी में फंसे पति पत्नी को बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से वहां सियांग नदी उफान पर आ गई और इसके बाद
नदी का पानी आसपास के इलाकों में तेजी से फैलता चला गया। इस दौरान बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस के साथ राहत और बचाव की जो टीम थी वो भी मौके पर पहुंची और एक पुल के ऊपर से रस्सियों की मदद से दोनों लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। इस दौरान भी बारिश काफी तेज हो रही थी, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। रस्सियों की मदद से पहले महिला को खींचा गया और उसको ऊपर लाया गया और फिर उसके बाद महिला के पति को भी किसी तरीके से बचा लिया गया। तो भारी बारिश और इस बाढ़ के बीच पति पत्नी फंस गए थे। ये देखिए, दोनों पति पत्नी फंसे थे। पहले महिला को रस्सी के जरिए राहत और बचाव की टीम ने धीरे धीरे ऊपर खींचा और इस महिला को रस्सी की मदद से राहत और बचाव की टीम ने आखिरकार सुरक्षित पानी के बीच से निकाल लिया। और उसके बाद बारी थी इसके पति की, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी नीचे फंसे हुए थे। उसके बाद इसके पति को भी रस्सी की मदद से राहत बचाव की टीम ने ऊपर खींचकर बचा लिया। असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब किनारों को तोड़कर गांव में जा घुसा है। पानी के तेज धार की वजह से नदी के किनारे कटाव भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि नदी के किनारे बने जो घर हैं और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए। कटाव की वजह से नदी के किनारे खड़ा एक बड़ा सा पेड़ चंद मिनटों में उखड़कर पानी में समा गया। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, घरों में पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। तो ब्रह्मपुत्र का पानी अब किनारों को तोड़ते हुए यहां कटान की वजह बन चुका है और आलम यह है कि जो आसपास के किनारे हैं वो तो कटकर नदी में समा ही रहे हैं। किनारों पर जो घर बने हुए हैं और जो पेड़ हैं बड़े बड़े, ये देखिए चंद मिनटों में किस तरीके से एक पेड़ पानी में समाता चला गया। असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे। ब्रह्मपुत्र नदी पूरे उफान पर है और गांव में जा घुसा है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी। नदी के किनारे जो है वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब कटान शुरू हो गया है। जो किनारे हैं वो कटकर नदी में समा रहे हैं और इस सब के बीच जो किनारों पर बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी नदी में समाते हुए, नदी में डूबते हुए दिखाई दिए। देखिए, बड़ा सा पेड़ था ये जो चंद ही मिनटों में नदी में समा गया। इसके अलावा जो आसपास घर बने हुए हैं वो भी इस कटान की चपेट में आते चले गए। और गुजरात के भुज की तस्वीर भी आइए आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से भारी बारिश का सिलसिला यहां बना हुआ है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है और इसकी वजह से लोग घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखाई दे रहा है मानो कि वहां पर कोई नदी तेज रफ्तार के साथ बह रही हो। जहां तक भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। इस दौरान सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी पानी में आधी डूबी दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से सड़क किनारे मौजूद दुकानों में भी पानी जा घुसा। ये देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से गुजरात में भुज की ये तस्वीरें, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और ये देखिए, ये चारों तरफ का जो नज़ारा है वो ऐसा लग रहा है मानो एक नदी यहाँ पर बह रही हो। जो वाहन सड़क पर खड़े हैं वो भी आधे डूबे दिखाई दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर में भी लगातार जो बारिश हुई है, हालांकि थोड़ी ही देर की बारिश हुई लेकिन यहाँ के लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। शहर में कई जगहों पर पानी भर गया और इससे वहां गुजरने वाले जो लोग थे कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर हो गए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी हो, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लोग परेशान थे। लोगों ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। ये देखिए, सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। तेज बारिश हुई थी, हालांकि थोड़ी देर की बारिश थी लेकिन थोड़ी देर की ही इस बारिश ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया और पानी भी कई फीट तक भरा हुआ था। आलम ये रहा कि इस सबके बीच लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि लोगों को घुटनों तक भरे इस पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा था। ऐसे में जब लोगों की मुसीबत बढ़ी तो लोगों को भी, उनका भी नाराज होना जायज था और ऐसे में लोगों की तरफ से प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए गए। प्रशासन को लेकर सवाल ये था
के बरसात के मद्देनजर प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर आ गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि इस वक्त वहां 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ के पानी में कई गांव डूब चुके हैं, फसलें पानी में डूब गई हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी हो और इस दौरान कुछ लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखाई दिए। 100 से ज्यादा गांव हैं जो पानी में घिरे हुए हैं। कई सारे गांव ऐसे हैं जो कि डूब भी चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें पानी के बीचों बीच पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। ये बड़ा नुकसान किसानों के लिए भी। और ऐसे में जो लोग रहते हैं, जाहिर है उनकी मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी है। उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब वो सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों को आप देख सकते हैं जो पानी के बीचों बीच गुजरते नजर आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी बारिश हुई और यहां भी हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से एक पुल के नीचे पानी भर गया और इससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई। इस दौरान पुल के नीचे से निकलने वाली जो कुछ गाड़ियां थी उनमें पानी भर गया और इसके बाद उन्हें धक्का मारकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते लोग नजर आए। पुल के नीचे पानी भरने के बाद ऐसा लग रहा था मानो वहां सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी हो। ये देखिए, पुल के नीचे बहुत ज्यादा पानी भर गया था और ऐसे में ये जो बस गुजर रही थी इसके टायर पूरी तरीके से डूबे हुए थे। जो छोटे वाहन थे उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई थी। तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। ये हाल तेज बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पुल के नीचे कई फीट तक भरे पानी में जो छोटे वाहन चालक थे उनकी मुश्किल उस वक्त बढ़ गई क्योंकि उनका वाहन पूरी तरीके से डूब गया था। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, एक शख्स जो अपने स्कूटर को धक्का मारते हुए, क्योंकि स्कूटर बंद पड़ गया था इतने ज्यादा पानी में, और उसके बाद इस स्कूटर को धक्का मारकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। साइकिल वालों के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। उनके लिए साइकिल चलाना बेहद मुश्किल हो रहा था, जोखिम भरा था इतने ज्यादा पानी में। तो वहीं ये बस जिसके टायर डूब चुके थे इस पानी में, इस पुल के नीचे से गुजरते हुए, और आसपास के जो इलाके थे वो भी पानी से भरे दिखाई दिए। चलिए, तो आपने देश की तस्वीरें देखी, लेकिन अब बाहर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। चीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्वी चीन के फुजियान इलाके की भारी बारिश और बाढ़ से हालात यहां भी बिगड़ गए। पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया। जहां तक भी नजर गई सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कें, मकान सब पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी ऐसे बहता नजर आया कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान राहत और बचाव की जो टीम थी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी नजर आई। कई जगहों से बच्चों और महिलाओं को बचाया गया। कई जगहों पर लोगों को निकालने के लिए रस्सियों का भी सहारा लिया गया। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां चलती थी वहां आज लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव दल की टीम नाव से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखिए किस तरीके से लोगों को बचाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बाढ़ के बीच फंस गए थे और इन लोगों को राहत और बचाव की टीम ने किसी तरीके से सुरक्षित निकाला। ये तमाम जो इलाके थे वो बाढ़ की चपेट में हैं। ये पूर्वी चीन के फुजियान इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कमर तक भरे इस पानी के बीच राहत और बचाव दल छोटे से बच्चे को बचाते हुए, बहुत सारे लोग थे जो फंस गए थे बाढ़ के बीच, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।